हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। जो भी आप जिस समय ये वीडियो देख रहे हैं उस समय आपको मेरी शुभकामनाएं। आपका स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री चार्जर में, योर टीचर्स इन योर वे। तो पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? न्यूमेरिकल्स, आंकिक प्रश्न किए थे पिछले लेक्चर में। इस लेक्चर में हम आज एक नया टॉपिक चालू कर रहे हैं, गैसों की द्रव में विलेयता। और जो गैसों की द्रव में विलेयता है उसकी जो स्टडी करते हैं हेनरी के नियम के अनुसार। हेनरी का नियम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है। इंपॉर्टेंट का मतलब ये नहीं होता जो एग्जाम में आता है वही इंपॉर्टेंट होता है। इंपॉर्टेंट का मतलब वह होता है कि हमारे जीवन में वो कहाँ कहाँ काम आ रहा है, क्या वो हम पे अप्लाई हो रहा है, क्या उसका क्वेश्चन अगर एग्जाम में नहीं आएगा तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। नहीं जी, हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट मैं पहले ही बता चुका हूँ। हेनरी का नियम जो हम पढ़ रहे हैं, हम एक जनरल टॉपिक भी पढ़ेंगे, अपनी जनरल लाइफ से जुड़ा हुआ है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजेदार है। और बोर्ड परीक्षा या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं से जरूर आता है और बना हुआ होता है। और सीबीएसई बोर्ड में तो बहुत सारे क्वेश्चन छाए रहते हैं हेनरी के नियम से, कोई ना कोई क्वेश्चन अवश्य ही आता है। तो आप ये समझ के ना करें कि ये पेपर में आएगा, पेपर में ना आए, हमारे जीवन में काम आएगा। आज आप उन चीज़ों को जान पाएंगे हेनरी के नियम के अनुसार जो अभी तक आप अनभिज्ञ थे, यानी आप इनके बारे में नहीं जानते थे। आप रोजमर्रा की जिंदगी में काम करते हैं लेकिन आप इस चीज़ को नहीं जानते। आप पहाड़ पे जाते हैं, आपको चक्कर आने लगता है, आपको नहीं पता है। आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो, ठंडी ठंडी करके पीते हो, अच्छी लगती है, क्यों पीते हो पता नहीं है। इन सब पे क्या लगने वाला है? हेनरी का नियम। तो ये सारी चीज़ें जो करेक्टेड है वो कहाँ से हैं? हेनरी के नियम से। तो हेनरी का नियम बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजेदार है, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बॉडी में अपने आप है ऑक्सीजन और ग्लूकोज की तरह खून में घुल जाएगा। तो घोलना स्टार्ट करें, ठीक है? घोलेंगे और उसके बाद फोड़ेंगे। चलो फोड़ लेंगे, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स, गैसों की द्रवों में विलेयता। तो गैसों की द्रवों में विलेयता है क्या? जरा ध्यान से देखें। गैस जब आप घोल रहे हो पानी में घोलो या अलग अलग द्रव है, विलायक है, उसमें जब आप डिजॉल्व करोगे तो अलग अलग तरीके से घुलेगी। जैसे मान लीजिए सबसे अच्छा विलायक हमारा कौन सा है? सबसे सस्ता, सबसे अच्छा जो सब जगह अवेलेबल है वो कौन है? जल है। तो जल को ही ले लीजिए। आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो कोल्ड ड्रिंक में कौन सी गैस घुली हुई होती है? CO2 गैस घुली होती है। कौन सी होती है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली हुई होती है, ठीक है? लेकिन हाई प्रेशर पर किस पे भरा जाता है? उसमें गैस को हाई प्रेशर पर भरा जाता है। इज दैट क्लियर? हमने पीछे जो ठोसों की विलेयता पढ़ी थी, ठोसों की विलेयता में हमने देखा था वहां पे 3 फैक्टर पढ़े थे हमने जो विलेयता को प्रभावित करते हैं। कौन से थे? ताप, विलय और विलायक की विकृति, और तीसरा पढ़ा था हमने क्या? सम आयन प्रभाव। क्या पढ़ा था? सम आयन प्रभाव। अब यहाँ पे गैस है तो गैस में किसका होगा? ताप का तो प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। गैस की प्रकृति भी कैसी है उसका भी प्रभाव पड़ेगा। और तीसरी जो चीज है क्या? समान प्रभाव भी हो सकता है यहाँ पर, लेकिन जो मुख्य रूप से है दाब। गैस को कौन प्रभावित करेगा सबसे ज्यादा? दाब। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं कुछ पॉइंट बता दूं, उसके बाद हेनरी का नियम हम पढ़ेंगे। गैसों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। तो प्रभावित करने वाले कारक सबसे पहले हाई डालने के लिए जो गैसों की विलायक में या विलयन जब बनाएगा उसमें जो घुलनशीलता वो किस पे निर्भर करती है? तापमान पर। तापमान ज्यादा होगा तो गैसीय द्रव में कम घुलेंगी, ज्यादा कम घुलेंगी। तापमान बढ़ाने में क्या होगा? गैस के अणुओं की काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, जिससे वो क्या होंगे? निकल के भागेंगे। कोल्ड ड्रिंक जब गर्म होती है तो उससे गैस तुरंत निकल जाती है खोलते हुए, इसलिए ठंडी करते कोल्ड ड्रिंक ताकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड घुली रहे। हाँ है ना? गैस की जो विलेयता है वह विद्युत किरण पाती हो किसके? टेम्परेचर की, है ना? तापमान बढ़ाओगे तो विलेयता घटेगी, तापमान घटाओगे तो विलेयता बढ़ेगी। किसी भी विलयन को बनाते हो सामान्यतः यही नियम होगा। समझ आ रही है? ठोसों से अलग है। ये माना मेरे पास कोई कंटेनर है या आपके पास कोई बंद कंटेनर है, क्योंकि गैसों की विलेयता का मतलब क्या है? बंद हुआ। ये सारी जो अपक्रिया होने वाली है वो एक साम्यावस्था वाली ही अपक्रिया है। और कहाँ होगी? बंद कंटेनर में होगी या बंद बर्तन में होगी? कमरे में होगी, कमरे में रहेगा ठीक है? बंद बर्तन के अंदर होगी। तो इसमें माना क्या है बेटा? जल है। मैंने जल ले लिया, ठीक है? और इस जल में कोई भी गैस घोलना चाह रहा हूँ और इसमें एक पिस्टन लगा हुआ है, एक सिलेंडर टाइप है, इसमें एक पिस्टन लगा है, मूवेबल पिस्टन है, जिसपे हम कोई भी भार रख के दाब को कम या ज्यादा कर सकते हैं।
ये कोई वेट रख दिया मैंने, यहाँ W वेट रखा हुआ है और इसमें कोई गैस हमने घोल दी है, कोई गैस घुली हुई है। कौन सी गैस है? CO2, N2, O2 जो है, तो गैस इस तरीके से घुली हुई है इसमें। और इस पे आपने भार क्या लगाया है? W लगाया है। लेकिन थोड़ी देर के बाद अगर आप क्या करें, प्रेशर को बढ़ा दें, क्या कर दें? प्रेशर को बढ़ा दें, तो प्रेशर को बढ़ाने में क्या होगा? जब आप दाब बढ़ाओगे तो क्या होगा? गैस क्या हो जाएगी? और पास पास हो जाएंगे अणु गैस के। अभी दूर दूर है ना, तो जो है वो दूर दूर थे, अभी बहुत फैले हुए, अब क्या हो जाएंगे? बहुत पास पास आ गए। यानी जब पास पास आ, उसका मतलब क्या हुआ? विलेयता घटी या कम हुई? जब अणु पास पास आए हैं गैस के, तो क्या हो गई? ये जल है और ये क्या है? गैस। गैस के अणु है ये, गैस। तो विलेयता घट गई या कम हो गई? दाब बढ़ाया तो गैस के अणु क्या हो गए? पास पास आ गए। तो उसका मतलब क्या है? घुलनशीलता अधिक हो गई, विलेयता बढ़ गई। एक तरीके से हुआ ना। अगर मैं तापमान बढ़ा दूं तो गैस क्या करेगी? उसके अणु क्या करेंगे? गति करेंगे, और गति करेंगे तो क्या करेंगे? पिस्टन पे टकराएंगे, तो क्या होगा? पिस्टन को वो उठा देंगे, हाँ या ना? इस तरीके से तापमान बढ़ाने पर विलेयता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, हाँ या ना? दाब का भी प्रभाव पड़ता चलेगा और ताप का भी पता चलेगा। अगर आप क्या है, दाब निश्चित लोगे कांस्टेंट प्रेशर पर, तो ये ऐसा होगा। क्या हो गए? निश्चित दाब पर तापमान बढ़ाने पर गैसों की विलेयता क्या होती है? कम होती है, घटती है, हाँ या ना? दाब निश्चित रखना आपको। अच्छा, दूसरा बताया गया अभी दाब। समझ आ गई बात? दो चीजें क्लियर, इसमें कुछ लिखने वाली बात है नहीं। जो गैसों की विलेयता है वो दाब के क्या होती है? समानुपाती होती है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है नंबर 3, ये वाली ध्यान से सुनना भाई। आपने पढ़ा भी है और नहीं भी पढ़ा है। इंपॉर्टेंट का मतलब ये मतलब पेपर में आएगा। इंपॉर्टेंट चीजें समझाने के लिए क्या है? गैसों की प्रकृति। गैस किस प्रकार की है? गैसों की या गैस की प्रकृति? गैसों की प्रकृति जरा समझो ध्यान, ये वाला टॉपिक ध्यान समझना है। ये तो सस्ता सस्ता था, ये थोड़ा महंगा है, ठीक है? गैसों की प्रकृति, आकृति की बहन है ना। गैसों की प्रकृति क्या है? देखो जरा, गैसों की प्रकृति कौन कौन सी गैस ज्यादा घुलेंगी? जिन गैसों का क्रांतिक ताप अधिक होता है, जिन गैसों का क्रांतिक ताप अधिक होता है, उनकी विलेयता अधिक होती है। यानी जो सॉल्युबिलिटी है गैसों की जो सॉल्युबिलिटी है वह समानुपाती होती है किसके? क्रिटिकल टेम्परेचर TC। स्कूल वाली TC नहीं है ये, ठीक है? टेम्परेचर, एक C फॉर क्रिटिकल और T फॉर टेम्परेचर। क्रांतिक ताप क्या बोलते हैं इसको? क्रांतिक ताप बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? क्रांतिक ताप। यहाँ क्रांतिक ताप से मतलब दाब से मतलब, ठीक है? क्रांतिक ताप TC। अगर क्रांतिक ताप अधिक होगा किसी गैस का तो वो गैस ज्यादा घुलेगी। कि ध्रुवीय वाली अधिक घुलती है और अध्रुवीय वाली कम घुलती है। जैसे N2, O2, H2, ये सारी कौन सी गैसें? अध्रुवीय। समान प्रकार के परमाणुओं से बनी हुई गैसें कौन सी होती हैं? समान तत्व के परमाणुओं से मिलकर बनी हुई गैसें कैसी होती हैं? अध्रुवीय। और जो अलग अलग तत्वों के परमाणुओं के बीच में बंध से बनी हुई गैसें होंगी, जैसे SO2 हो गया, HCl हो गया, NH3 हो गया, है ना? तो ये कौन सी होती हैं? ध्रुवीय होती है। यानी जो सॉल्युबिलिटी है वो किसके समानुपाती होती है? किसकी ज्यादा होती है? है ना? ध्रुवीय गैस है, ध्रुवीय जो गैस होगी, ध्रुवीय गैस होगी, जो सॉल्युबिलिटी होती है क्या? अधिक होती है। हिंदी में ठीक, मोर सॉल्युबल। ये तो सही है ना? इतना समझ आता ना अंग्रेजी? ध्रुवीय गैसें अधिक क्या होंगी? घुलनशील होंगी, ठीक है? और कौन सी होंगी? अध्रुवीय गैसें। कौन सी है? अध्रुवीय गैसें जो होंगी क्या होंगी बेटा? कम घुलनशील होंगी। क्या होंगी? अध्रुवीय गैस जो होती है, अध्रुवीय गैसें होंगी कम घुलनशील होंगी, कम घुलनशील होंगी। इनका क्या होगा? क्रांतिक ताप अधिक होगा, इनका जो क्रांतिक ताप होगा ज्यादा होगा, ठीक है? और इनका क्रांतिक ताप कम होगा। जो ज्यादा घुलनशील होगा उसका क्रांतिक ताप भी क्या होगा? अधिक होगा। ये दोनों पॉइंट डाल दिए, ये वाला लिखो, ये लिखा दूंगा मैं आपको। नोट कर लिया? तो केमिस्ट्री कभी भूलने की चीज नहीं है,
सुन रहे बेटे? क्यों नहीं बोलो केमिस्ट्री? कहते ना, वो कहते हैं केमिस्ट्री होती है बड़ी बेवफा, रात को पढ़ो सुबह को सफा या दिन को सफा। मगर हमारा एक डायलॉग है, फिट है, कहते हैं केमिस्ट्री होती है बड़ी बेवफा, रात को पढ़ो सुबह को सफा या दफा। लेकिन हमारे अनुसार केमिस्ट्री नहीं होती है बेवफा। यदि आप इसे पढ़ेंगे सुबह शाम 2 दफ़ा, यदि आप इसे पढ़ेंगे सुबह शाम 2 दफ़ा, तो केमिस्ट्री कभी भी नहीं होगी आपकी बेवफा, और ना होगी दिमाग से कभी ये सफा। ठीक है, याद कर लो, ये मेरा फलसफा। समझ में आ गई? कोई दिक्कत? हंसी आ रही है? क्या किया जाए, ऐसे होते मास्टर। ठीक है, फिर समझ में आ गया होगा। इसको रब करते हैं, फिर अगला टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे, स्टार्ट कर देंगे हेनरी का नियम।